सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इजाफा किया गया है मिनिस्ट्रीज़ में, क्लास्टर साहब, ऐसा लग रहा था कि जो है ये हुकूमत कुछ किफ़ायत शारी की तरफ जा रही है। कुछ मिनिस्ट्रीज़ इन्होंने शायद कंबाइन भी कर दी थी उसको कम करने के लिए, उसकी तादाद कम करने के लिए, एटलीस्ट मार्केट उसको इसी तरह किया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो है वो इजाफा कर दिया है। बड़ा अच्छा सवाल आपने शुरू किया है। अभी कुछ दिन पहले तक यहाँ पे आपको याद होगा PWD के वर्कर्स जो हैं, हाउसिंग मिनिस्ट्री का एक उसका अटैच विंग के हैं, डिपार्टमेंट के हैं, उनके यहाँ पे हज़ारों लोग जो आए, उनको मारा पीटा, तशद्दुद किया, आंसू गैस, गिरफ्तारियाँ की, पर्चे के, मुकदमे किए, जनाब ये फालतू हैं, फजूल हैं और हमारे हुकूमत के उस पर ये भारी बोझ हैं। उन बेचारों की आवाज़ साइड पे हो गई। उसके बाद यूटिलिटी स्टोर वाले हज़ारों लोग आए थे, उनको निकाला गया, उनको बंद किया गया कि जनाब ये लोग भी हमारे पे बोझ हैं जनाब। उनको भी मार पीट की गई, मुज़ाकरात हुआ, सब कुछ हुआ। अब हर बंदा इनको अपने अलावा बेकार लगता है, ये ध्यान में रखें। माँ सिवाय ये 340 लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं और 100 सेनेटर बैठे, इनको मिला के और अरकान असम्बली सूबाई के मिला के तकरीबन 1100-1200 बंदे बनते हैं। इनके अलावा 25 करोड़ लोग फजूल हैं, निकम्मे हैं, नलायक हैं, बोझ हैं, इस मुल्क पे बर्डन है। हाँ, एक चीज़ के लिए वो हमें पसंद है, इन 1200 के, वो कमाएं, मेहनत करें और मेहनत करने के बाद टैक्स दें, पैसे दें इनकी अयाशों के लिए, इनकी तनख्वाहों के लिए, इनके अलाउंसेस के लिए, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए। बस उनका यही काम है। इससे ज़्यादा अगर कोई नौकरी मांगने आ गया, कोई नौकरी में आ गया, किसी की लगी हुई है, वो फिर कहते हैं नहीं मुल्क नहीं चल सकता, वो जी IMF नहीं मानती। 800 अरब रुपए का हमारा सालाना नुकसान हो रहा है, कहाँ से देंगे, गंजी कहाँ से नहाए नचोड़े, क्या करेगी। हमने सबको निकालना है, मुल्क की राइट साइजिंग करनी है, ये ओवर आवर डेड बॉडी। ये हर एक को सुनते हैं और बहाना बनाते हैं जनाब IMF का कि IMF जो है ना हमारे ऊपर बिल्कुल वो बंदूकें, तोपे F-16 और GF थंडर लगा के बैठे, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन IMF इनको कुछ भी नहीं कहती जब ये यहाँ पे 1 लाख से 5 लाख अपनी तनख्वाह कर लें, ये गाड़ियाँ बढ़ा लें, ये अलाउंसेस बढ़ा लें, इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ले लें, अपने फैमिली के बच्चों को मेडिकल लें, ट्रैवल अलाउंस लें, कमेटीज़ के इजलास के अलहदा अलाउंसेस हैं, उसके इजलास को अटेंड करने के अलहदा हैं, तनख्वाह अलहदा है, और फिर इसके बाद इनके प्रिविलेजेस अलहदा हैं, गाड़ियां हैं, पेट्रोल है, ड्राइवर है, स्टाफ है। उस पे इनको किसी ने कुछ नहीं कहना, उसको IMF कुछ नहीं कहती। IMF को मसला होता है इस पाकिस्तानी कौम के कोई 8-10 हज़ार 20 हज़ार बंदे उन्होंने नौकरी उनकी ख़त्म करवानी हो ना, उनको उनके पेट में मरोड़ उठ जाता है उसका IMF से। वैसे IMF से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ भाई साहब, इनके लल्ले तल्लुओं पे तो आपको कोई एतराज़ नहीं, आपने कभी इनकी बड़ी कैबिनेट्स पे आपने कभी एतराज़ात नहीं किए। उस मुल्क और कौम का जो लोग हैं पैसे इकट्ठे करके इनको दे रहे हैं, मतलब हालत तो आपने सुन ली थी कि ये आप और मैं नहीं कह रहे, शायद खकन अब्बासी साहब का ये कहना और मिफ्ता इस्माइल साहब का, एक इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, दूसरे इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना रहे, उन्होंने जनाब तकरीबन 550 बिलियन $2 अरब के करीब की अमाउंट बनती है अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ऑलमोस्ट, वो पैसा इनको डेवलपमेंट फंड का देना ही नहीं, MNA MPs को, जिसमें से बकौल शायद खकन अब्बासी साहब को ये 30% आपका कमीशन चला जाएगा, इनकी जेबों में जाएगा। मैं सबकी नहीं बात कह रहा, अच्छे लोग भी होते हैं, कमीशन ना खाने वाले भी चंद कोई 8, 10, 15, 20 लोग होते होंगे। 150 बिलियन रुपीस इन्हीं की जेबों में जाना है। उस पर भी IMF को कभी एतराज़ नहीं होता, डेवलपमेंट फंड इनके जरिए क्यों कर रहे हैं भाई। बल्दियाती इदारे इन्होंने ख़त्म करवा दिए इन्हीं MNAs MPs ने, कि अगर बल्दियाती इदारे हो गए तो हमारी थानेदारी, हमारी उसका ये चौधराहट का नंबरदारी का हमें क्या मिलेगा। फिर तो आपका नाज़िम और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चेयरमैन की सुनी जाएगी, फंड उनके जरिए जाएंगे, और फिर आखिर पे जनाब वो रह जाते हैं वजीर। एक तो ये गेम होते वजीरों के, सुने जरा इनके ड्रामे ज़रा, मतलब है मैंने बड़े करीब से देखे। 2002 से पॉलिटिक्स को मैंने कवर करना शुरू किया, तकरीबन 22-23 साल हो गए हैं, लंबी हिस्ट्री है। इस वक्त 2010 में जब 18वीं तरमीम आई थी तो इतना ढोल बचाया गया, ऐसे वहाँ पे तबले तो संगत और झुमरे मारी गई कि जनाब मुल्क जो है ना उसकी सॉवरेनिटी अगर कायम रखनी है ना, वो सूबाई खुद मुख्तारी में है। अगर आपने इस मुल्क को बचाना है, और 71 के हमें हवाले दिए जाते थे कि शेख मुजीब ने उस वक्त 6 पॉइंट दिए थे, वो भी खुदाई अब सूबाई खुद मुख्तारी मांग रहा था, सूबे मांग रहे हैं। इस्लामाबाद कौन होता है, आप बस यहाँ 24 किलोमीटर पर बैठे 6-7 महकमे रखें और उसके बाद सूबों को काम करें, टैक्स वो इकट्ठे करते हैं लोग, आपका क्या काम है। बड़ा जनाब इस पर बहुत बड़ा एक पैनल बिठाया गया, बड़ी मैराथन किस्म की जनाब सेशंस हुए, फिर कमेटीज़ बनी, और उन कमेटीज़ में से 103 पता नहीं 104 अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तरामीम की गई। 73 के बाद जो बड़ी एक्सरसाइज की गई
गई थी ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए, वो 2010 में की गई, और उस 18वीं तरमीम के तहत आपके डजन्स ऑफ महकमे और मिनिस्ट्रीज जो हैं सूबों को दे दिए गए, ये कह के कि हमें इस्लामाबाद में ज़रूरत नहीं है, सूबों का काम है, जो कि लॉजिकल बात भी थी। फिर फंड भी गए, ट्रांसफ़र भी गए। सवाल मेरा ये बनता है, अगर सूबों में भी अगर ये सारी पावर चली गई हैं तो फिर ये 40 वजीर किस काम के लिए बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे? बस सेक्शन ऑफिसर के जो काम है, ये 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, 24 किलोमीटर को चलाने के लिए आपको 50-60 लोग चाहिए, और जो वजारतें के एक तरफ वजारतें जैसे आपने कहा खत्म कर रहे हैं, हाँ वो उसको कंबाइन कर रहे थे ना, अच्छा कंबाइन भी कर रहे हैं, खत्म भी कर रहे हैं, सरप्लस में डाल रहे हैं, तो इतने लोग आपने क्या करने हैं? मतलब मैं एक जेन्युइन सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझसे अगर आप सवाल करें, जो आपका जेन्युइन सवाल बनता है कि 40-50 वजारतें नहीं बनती, कितनी वजारतें होनी चाहिए इस्लामाबाद में? मतलब यू शुड आस्क मी कि यहाँ पे इस्लामाबाद को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए फेडरल लेवल पे कितनी वजारतें होनी चाहिए? 8 से 10। 8 से 10, यस, ये मैक्सिमम भी मैं रियायत कर गया हूँ, मैं कि लोग मानेंगे नहीं तो मैं 5-6 भी कह सकता था, लेकिन नहीं, 8 से 10 बहुत खींचे 12। उसकी रीजन है यही महकमे जो आपने फेडरल लेवल, मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपने रखा हुआ है, अच्छा मिनिस्टर ऑफ स्टेट आगे एग्रीकल्चर होगा, फिर उसका एक मुशीर होगा, फिर एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होगा, यही चारों चीजें सूबों में भी हैं। ये जरा जहन में रखिएगा, आपने क्या काम किया हुआ है? अब टोटल कितनी आपने वजारतें एग्रीकल्चर की कितनी बना ली? 4 यहाँ बना ली हैं, 4 सूबों में, मतलब 4 सूबे हैं, 16 वो और 4 ये 20। एक ज़राअत चलाने के लिए 20 मुख्तलिफ लोगों में आपके, बल्कि 20 नहीं 24, सारे 20 ही बन जाए, 4-4 16 अगर उस पर लगे हैं, 20 लोगों के आपने बना ले, वो ज़राअत चलाएंगे, वो हेल्थ चलाएंगे, वो आपका सोशल सेक्टर चलाएंगे, और ऐसे ऐसे महकमे हैं जो आपने चलाने हैं। अगर आपने ये मतलब 18वीं तरमीम के बाद महकमे भेजने थे, या तो ना भेजते, ताकि हमें समझ में आती है कि फेडरल हुकूमत चला रही है, सूबों को भी कंट्रोल कर रही है। मतलब ये तो डबल जोपर्डी है कि आपने पहले उनको वहां पे एडिशनल महकमे भी दे दिए, देने के बाद अपने वजीर भी आपने बना लिए, यहाँ पे रख लिए, अल्ले तल्ले आपके अलहदा हैं, फिर कहते हैं जनाब हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास हम लोन लेते हैं, हम कर्जे लेते हैं। अब इन मतलब कितने लोग आपने ऐड किए आज? 24 हैं, 25 हैं? नहीं, अभी हमने ऐड किए हैं इन्होंने 31। माशाल्लाह, 31 तादाद हो गई है, सॉरी 31 तादाद हो गई है। 13 वुज़रा के जो है वो हल्फ उठाए गए हैं, और 11 वुज़राए मुमलिकत जो है उन्होंने हल्फ उठाए हैं, और मुशीरान 3 और मुशीरान जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। तो टोटल जो तादाद हो गई है वो 31 हो गई है। 31 मुझे कोई बता रहा था, शायद इससे ज्यादा है ये, अगर मैं गलत नहीं कर, मुशीरान 40 के ऊपर से, 41 से ज्यादा कोई, अगर मैं प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बहरहाल 55 टोटल 55 हो गई है, हमसे इकट्ठा हो रहा जी। और नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं काफी, जो है जिन पे मेहरबानी की। अब इन लोगों के लिए जितनी मेंटेनेंस करने के लिए, इनकी तनख्वाहों के लिए, इनके स्क्वाड के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनके घरों के लिए, इनके तमाम चीजों के लिए जो कोई खर्चे अल्लाह तल्ले होने हैं, उसके लिए IMF को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चीज नाम बता रही थी जरा। हाँ जी, नाम अगर मैं आपको थोड़े से बता दूं तो जो है जिनको एज अ फेडरल मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं, अली परवेज मलिक हैं, औरंगजेब खान हैं, खालिद हुसैन मक्सी हैं, हनीफ अब्बासी साहब हैं, मोइन वट्टू साहब हैं, जुनेद अनवर साहब हैं, राजा हयात हराज, सरदार मोहम्मद यूसुफ, शजा फातिमा ख्वाजा हैं, राना मुबश्शिर इकबाल हैं, और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हैं। और फिर इसके बाद है एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट रशीद अहमद खान, अब्दुल रहमान खान कांजू, अकील मलिक, बिलाल अजहर कियानी, केसू माल, मोहम्मद ओन सकलैन, मुख्तार अहमद मलिक, तलाल चौधरी और वजिया कमर, ये जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो इनको वो किया गया है। मुशीरान असल तो वो लोग हैं जो मतलब है जो ज्यादा करीबी लोग तो आपके मुशीरों में आते हैं जो नॉन इलेक्टेड। अच्छा, और 3 स्पेशल वो भी हैं, असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, वो भी हैं, हारून अख्तर हैं, हुज़ैफा रहमान, मुबारक ज़ेब और तलहा बरकी जो हैं ये हमारे वो हैं। और 3 मुशीरान भी हैं। हाँ बिल्कुल, 3 मुशीरान कौन हैं इसमें शामिल? परवेज खटक साहब भी हैं जनाब, जो आप नाम भूली बैठी हैं, असल नाम जो है, असल नाम तो वो है मोहम्मद अली हैं, और इसके अलावा और तौकीर शाह हैं। ठीक, डॉक्टर तौकीर शाह साहब, ठीक हो गया। तो ये इसमें आप इसको एक 2-3 तरीकों से देखते हैं। 2-4 लोग बड़े लकी हैं इसमें, वो हर हुकूमत में होते हैं। अच्छा, कोई भी हो। हाँ। रजा हयात हराज साहब मेरे बड़े मेहरबान हैं, लकी मैन। जनरल मुशर्रफ जब उसमें जमाली साहब की वजारत है उसमें भी थे, शौकत अजीज है उसमें भी थे,
बाद में उनका वो पीपल्स पार्टी वाले मतलब जो उन्होंने वो किया था, उनको छोड़ा था बेनज़ीर भुट्टो साहबा का, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, जब पेट्रियाटिक बनाया था उसमें भी थे। बाद में पिछली हुकूमतों में रहे। उस वक्त मुझे इनकी, मैंने नवाज शरीफ साहब ने कंपनी की तकरीरें भी सुनी हुई है, मैंने इनकी सारा कुछ किया। लेकिन सियासतदान जो है ना वो थिक स्किन हो जाते हैं, वो इन बातों को माइंड नहीं करते। सो उनको दोबारा देखना, उनको रज़ा हयात हिराज साहब, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज एज वेल। हारून अख्तर साहब भी यही हैं, ये हुमायूं अख्तर साहब के भाई हैं जनाब। ये भी हर दौर में, ये पिछली दफ़ा भी थे इनके साथ, ये मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू लगे हुए थे। ये इंटेलिजेंट आदमी है, टेक्नोक्रेट टाइप आदमी, सेनेट में आए थे, मैंने उनकी तकरीरें सुनी है। इज इंटेलिजेंट मैन है माँ से। डॉक्टर तुकीर शाह साहब जो है एक टेक्नोक्रेट टाइप, उनके बगैर शहबाज शरीफ साहब नहीं चल सकते। वो उनके साथ रहे भी हैं, उनके साथ काम भी किया है। मतलब माजी में इन पर बहुत सारी, मैंने इन पर क्रिटिकल कमेंट्स भी किए हुए हैं, स्टोरीज भी हमने की हुई है, लेकिन वो कम्पिटेंट भी हैं, अपना काम भी जानते हैं, और अपना उनको गो गेटर्स की उसमें लिस्ट में डाला जाता है, जो काम जो है वो कर सकते हैं, अपना काम उनको आता है और जानते हैं। और इनकी परफॉर्मेंस अगर कोई बेहतर हो सकती है, अगर डिस्पाइट मैं कह रहा हूँ कि उन पर मैं माजी में तनकीद भी हम करते रहे जब पंजाब में थे, लेकिन वो इनमें से अभी भी काबिलियत के हवाले से वो बेहतर रहे हैं। मतलब है वो टेक्नोक्रेट जो इन्होंने डाले हैं ना 3-4, वो अभी भी बेहतर है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो पोलिटिकल फेसेस डाले गए, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, अभी भी टेक्नोक्रेट लोग जो हुकूमतों को वही चाहिए। इमरान खान साहब के दौर में 2-4 टेक्निकल लोग जो थे, टेक्नोक्रेट जो थे, वो बेहतर थे, हुकूमत को शायद वही चला रहे थे, बाकी अदरवाइज तो हमारे लिए प्रॉब्लम थे। सो या तुकीर शाह साहब की भी मुझे नजर आ रही है कि वो भी उसमें बेहतर हैं। बाकी जो आप जो नाम ले रहे, मेरा ख्याल मोहम्मद अली साहब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो एनर्जी के थे पहले, अगर इफ ही इज द सेम वन, वो भी काबिल आदमी है, जिन्होंने एक एनर्जी पर रिपोर्ट बनाई थी, बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, जिसमें ये इन्हीं शरीफ बिरादरान की इनकी पावर पॉलिसीज का और IPPs का कच्चा चट्टा उन्होंने बड़ा खोला हुआ। मैं तो हैरान हूँ, उनको डाइजेस्ट कैसे किए बैठे हैं शहबाज शरीफ से अपने बात। उन्होंने जो इनके IPPs की इनकी तमाम उन्होंने वारदातें जो उन्होंने निकाल के सामने लाए हैं, आई ओपनर, वो पढ़ने वाले हैं कि कैसे इस मुल्क में डाके मारे गए, और कैसे, ये मैं और आप नहीं कह रहे, वेरी डॉक्यूमेंटेड ये रिपोर्ट है। वैसे इनको जो है वो स्पेशल असिस्टेंट से जो है वो प्रमोट किया है टू एडवाइजर। हाँ, एडवाइस वो। मैं हैरान हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने इतनी कड़वी गोली खाई कैसे? तो लगता है ये है कि ऊपर से कोई उन पे दबाव आया, बिकॉज के मोहम्मद अली साहब फेवरेट हैं पिंडी वालों के। उन्होंने करवाया। बाकी शहबाज शरीफ साहब ऐसे बंदे को लगाया जिसने इनकी तमाम बैठ के इनके पावर प्लांट्स, इनके फैमिली के जो पावर प्लांट्स कुछ लगे थे, उनका कच्चा छट्टा इन्होंने खोला हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है। या तो मोहम्मद अली साहब कंप्रोमाइज कर गए हैं कि चलें ठीक है, जो मुझे लगता नहीं है, अच्छे बंदे हैं, मेरी जो उनके बारे में रीडिंग है मोहम्मद अली साहब के बारे में बेहतर रीडिंग है। सो ये 3-4 लोग हैं। फिर हम इसमें कुछ लोग अब्लाइज किए गए हैं, वो भी हमें नजर आ रहे हैं। वहाँ पे यारी दोस्ती के नाम पे भी किया जाता है। मोस्टली आपके मुशीरान जो हैं वहीं पर लगाए जाते हैं, वहाँ से भी लगे। अच्छा, परवेज खटक साहब की इंडक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो असल चीज़ है वो ये है कि परवेज खटक साहब भी, आपको पता है, मतलब इमरान खान साहब के साथ जो उन्नका प्रॉब्लम हुआ था, जब वजीर आला से हटाया गया, तो उनका था मुझे वजीर दाखिला बनाए गए। वजीर दाखिला के लिए कई उम्मीदवार थे इमरान खान साहब की कैबिनेट में। उन्होंने लगाया ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब को। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जरा एक पुराने IB के रहे हैं, फिर ISI के वहाँ पे उसमें रहे हैं, ये पंजाब में रहे हैं, फिर पंजाब में अगर होम सेक्रेटरी रहे हैं, पुराना एक्सपीरियंस्ड मैन, बड़े मतलब वाइज समझदार थे किसी हद तक, उनको लगाया गया। अच्छा, फिर उसके बाद आपको याद होगा उनको हटा के वो करने के लिए शेख रशीद साहब भी थे, फवाद चौधरी साहब भी थे, वो जी वो भी बनना चाहते। सारे सिफारिशें कहाँ से करवाते थे? उधर से करवाते थे, पिंडी से, इमरान खान साहब को कि हमें लगे। उसमें से शेख रशीद साहब गेट नंबर 4 के वो बड़े वो थे, असल वो रजिस्टर उनके पास था, तो उन्होंने कहा जनाब फिलहाल गेट नंबर 4 के जो हमारे गेट कीपर हैं इनको लगा दें, वजीर दाखिला लगा दिया गया। फिर वहां पे लड़ाई शुरू हुई। परवेज खटक साहब को नहीं लगाया इमरान खान साहब ने, क्योंकि इनकी शायद पिंडी में इतनी सुनी नहीं जाती थी। सो वो उसके लिए बड़ी लड़ाई रही। अब भी ये जो है मोहसिन नकवी साहब का भी सारे जानते हैं, वो तो मतलब आप और मैं क्या कहें, मतलब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि भाई साहब ये मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है, वो वजारत दाखिला पे टल गए हैं, चाहते तो वजीर आज़म बन सकते थे। सो ये उनकी मेहरबानी है। सो जो लोग ये कह रहे हैं, मेरे प्रोड्यूसर साहब जो राना अशरफ साहब, आपको बड़े सियाने आदमी, सियाने हैं बहुत ज्यादा, हाँ सियाने हैं पूरे, तो वो मुझे ये कह रहे थे, फरमा रहे थे, जो मैंने भाई नहीं किया और ना मैं करूंगा। उन्होंने कहा सर ये जो है ना मोहसिन नकवी साहब और इनके दरमियान होगा, ये मोहसिन नकवी साहब की जगह लेंगे। मैं राना साहब तुझे रहने दो। कौन? परवेज खटक? उनका ख्याल था, उनका ख्याल था, आइडिया था। मैं तुझे इतनी लंबी ना छोड़ो, अगला बंदा वजीर आज़म बना तो उसको आप कह रहे हैं पूरी हुकूमत उससे डरी हुई है। उनको उन्होंने मतलब वो फॉरेन मिनिस्टर का तो वो काम भी करते हैं मोहसिन नकवी साहब, वो वजारत दाखिला का भी करते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट का भी करते हैं, वो सिलेक्शन भी करते हैं, वो सारे काम करते हैं, वो डेवलपमेंट भी करते हैं और अदरवाइज भी करते हैं। हर फन मौला है, लोग उनको क्रेडिट भी दे रहे हैं, क्रेडिट भी है उनको। जिस तरह उन्होंने स्टेडियम बनाए हैं, बताया कि 16-18 अरब रुपए के ये खर्चा हुआ है आपके जो नए स्टेडियम, मतलब ICC के जो मैचेस हो रहे हैं हमारे, मैं टीम मतलब 16 दिन नहीं खेल सकी, 16 ओवर नहीं खेल सकी, लेकिन 16 बिलियन रुपीज के हमने स्टेडियम ग्राउंड बनवा दिए, जो उन्होंने काम करवा दिए हैं।
सो वो उनकी अपनी चीज़ पे है। सो कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ लोग हैं जेन्युइनली तौर पर काबिल भी हैं, जो कुछ कर दिखा भी सके। सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं समझता हूँ हनीफ अब्बासी साहब के लिए होगा। अच्छा, क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब को जो मेरी इतला है, वो खुद भी शायद ये बात कहीं पे शायद की है, वो उस वजारत रेलवे में इंटरेस्टेड हैं। रेलवे को इस वक्त ज़रूरत है इसके रिवैम्प करने की, इसको दोबारा ठीक करने की। साद रफीक साहब ने कुछ अरसे के लिए आए थे और कुछ अरसे को चीज़ें उन्होंने ठीक करने की कोशिश की थी। हनीफ अब्बासी साहब में भी वो करंट नज़र आता है कि वो कुछ करना चाहते हैं। और हनीफ अब्बासी साहब ने अपना ये वजारत लेने के लिए बड़ी मेहनत की है। मेहनत इस पे नहीं की कि मैंने लेनी कैसे, अपने आप को फिट और स्मार्ट करने के लिए। जिम में मैं जब भी गया हूं तो हनीफ अब्बासी साहब वो ट्रेडमिल पे चले खड़े, उन्होंने खासा वजन भी कम किया, स्मार्ट भी कर लिया अपने आप को। उनको पता होगा इतना सारा काम करना है, मुझे वजारत मिलने वाली है। मैंने और साथ में काले ग्लासेस लगा के वो बिल्कुल वो बदल गए थे। हनीफ अब्बासी साहब को वजारत मिल रही है और वजारत को मैंने बड़ा इसको तरीके से चलाना है। सो उन्होंने उस पर मेहनत की, अपनी फिजिकल उन्होंने फिटनेस पे की है ताकि मैं काम चला सकूं मैं सारा। अच्छा, एक क्विक कमेंट मैं एक और चीज पे चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी ने फिर से इनकार कर दिया है, काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी लंबी गेम में अभी बैठी हुई है। ये वाइज डिसीजन है आपके? वाइज डिसीजन है, यस इट इज। या तो उनका ये देखें, वो क्या कहते हैं, वो मीठा खाने में शरीक हैं। वो मतलब उसमें निम्को टाइप नहीं खाएंगे, मुल्तानी सोना हलवा खा रहे हैं। भाई बाप का सदर बनवा लिया, आपने चेयरमैन सेनेट बनवा लिया, ये अलग बात है। चेयरमैन सेनेट के तौर पर एक सेनेटर वो पेश नहीं करते, वो बनवा लिया। आपने 2-3 गवर्नर लगवा लिया, आपको क्या जरूरत? जो ओहदे लेने थे उन्होंने खुद ले लिए, खुद मजे कर रहे हैं। वो हमारे सदर में बैठे, पूरा हमारे सदर का करोड़ों का बजट जो है 2-2.5 अरब का बताया जाता है, वो उनके डिस्पोजल पे है साल का। अपने खर्चे, सिक्योरिटी सब कुछ कर रहे, जमहूरियत बचा के बैठे हुए हैं। उनके चेयरमैन सेनेट साहब का भी इतना बड़ा बजट होगा, उनके मतलब सूबों के गवर्नर का भी ले गए। सो सारा टेक्निकल काम उन्होंने संभाल लिया है। हल्ला गुला भी चल रहा है, रोब दबदबा भी चल रहा है, सियासत भी चल रही है। वो क्यों शामिल हूँ, वो क्यों गालियां कहें कल को? और कल को एमक्यूएम की तरह वो कह देंगे भाई साहब हमारा तो इनसे लेना देना नहीं है, हम तो इशू पे इशू चलेंगे वोट। और जब दिल चाहते हैं वो जनाब वो अपने पाँव पे खड़े भी हो जाते हैं और इनको सुनाना भी शुरू कर देते हैं, दोनों तरफ। लेकिन ये भी डटे हुए हैं। इनको भी दाद दे नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब और कंपनी को, कि इन्होंने भी उनको वहां पर डेवलपमेंट इन्होंने पावर शेयरिंग नहीं की पंजाब में। क्योंकि ये तय हुआ था कि जिन जिन एरियाज में ये जीते हुए हैं, इनके एमएनए जो हैं, इनके पीपल्स पार्टी के, वहां के डीसी लगाने का, डीपीओ लगाने का, पटवारी और एसएचओ लगाने, इतना ही लेवल है हमारा। वैसे भाई दबे एक हमें इतना ही है कि हमें एक पटवारी, एक एसएचओ और एक डीपीओ और एक डीसीओ दे दो, फिर असी इतने अन्नी पा देने तो लोगों ने सीधा कर देना है। ये मुतालबा है। ये मरियम नवाज साहबा को और शहबाज शरीफ साहब को, नवाज मुझे दाद देने दें, उन्होंने इसके बावजूद कि उनकी हुकूमत उनके उस पर खड़ी हुई है, उनके वोटों पे, उन्होंने नहीं देंगे, नहीं दिया। अब 1 साल हो गए नहीं दिए। उन्होंने कहा जनाब आपको हमारे साथ जो मिले थे ना, कोई हमारी वजह से नहीं मिले, जो लोग आपको लेकर आए थे ना, बिल्कुल उनसे जाए जनाब आपको लेकर दें, हम नहीं देते। और नहीं दिया उन्होंने। और वो बड़े खुलेआम कहते हैं, मैं कुछ सुन रही थी हुकूमती लोगों को भी कि पीपल्स पार्टी क्या कर लेगी, इनके पास कोई ऑप्शन थोड़ी है हमें छोड़ के जाने का। इनको तो सिंध नहीं मिल रहा था, सिंध नहीं मिल रहा था। जीटीएन कंपनी जो है बाकी वो तो पिट गए थे, जाके उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि जनाब ये 15 साल से बैठे हुए हैं, 2008 से ऑनवर्ड बैठे, क्या किया इन्होंने सिंध में बताएं। सही मतलब वो लोग ये कहते थे ना, बहुत सारी चीजें वो लोग कहते भी हैं, अगरचे इनके पास परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भी दावे करते हैं हमने बदल दिया। वहाब सदीकी साहब भी कभी उसमें दिखा देते हैं, और भी 2-4 कोई इस तरह की वो चीजें नजर आ जाती हैं। होती होंगी, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होती होंगी, क्योंकि 15 साल से बैठे हैं, अब तक क्या हुआ है? 15 सालों में तो पता क्या होना चाहिए था। अब तक आपका सिंध में, मतलब हम अपने बच्चे नौकरी के लिए सिंध भेज रहे होते, 15 साल बड़ी रखी। और यही सवाल मैं इधर भी कर लेता हूँ अपने केपीके के दोस्तों से कि जनाब के उसमें कि आपका 12 साल से हुकूमत है, पूरे मतलब पाकिस्तान के लोग, हम अपने बच्चे आपके कड़क में भेजते हैं, आपको बरदान भेजते, सवाबी भेजते, पिशावर भेजते, डेरे में भेजते, बन्नू भेजते, लोअर दिल भेजते कि जाओ यार, ये 12-14 साल से खान साहब की हुकूमत है, दूध की नहरें बह रही हैं, बादशाह दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ गई, आईटी कंपनियां आ गई हैं, बूम बन गए, आईटी पार्क्स बन गए हैं, सिलिकॉन वैली बन गई है, तो किधर जा रहे हो भैया? जाओ ना। मतलब जिनके पास 12-12, 13-13 साल। अच्छा सेम पंजाब के बारे, अभी भी पंजाब के बारे में यही है कि अगर शरीफों को कहा जाता है भी आप 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं। तो जनाब अली ये जो इसमें आई है ना पीपल्स पार्टी वाले, इनको सिंध हुकूमत नहीं मिल रही थी। हुकूमत सिंध इनको मिली ही इसीलिए कि आपने यहाँ पे आंखें नूट के बंद करके आपने वो करना है। तो फिर वाकई इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। और वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं कि जनाब जाके दिखाएं। उन्हें हमें क्या बात है, आप जाके दिखाएं तो मत जाके दिखाएं ना, तो नहीं जा सकते। सही है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन और कुछ मजीद इश्यूज हैं उस पर भी बात करें।